बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ नैब के हवाले से, फैटफ के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें डेडलॉक आ गया है, और आपने देखा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दिया कि अपोजिशन जो 35 तजावीज़ दे रही थी उसके ऊपर हम रजामंद नहीं है और अब इसके ऊपर जो है वो मज़ीद बात नहीं होगी। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शहरी रहमान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उसमें दोनों ने ये कहा कि अपोजिशन के पास हुकूमत खुद लेके आई थी तजावीज़, लेकिन अब जो भी बात होगी वो APC के अंदर हम तमाम जमातें फैसला करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। मजबूरी ये है कि जो फैटफ का कानून है, जो कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि उसमें तब्दीली लाएं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ शिक़े हैं, उस पर पाकिस्तान को अगले कुछ दिनों के अंदर वो कानून बनाना है। इसी सूरत में अब जाहिर है कि इसमें अपोजिशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है, और ख़ास करके सेनेट जो कि अपर हाउस है वहाँ पे अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत हुकूमत के। लिहाजा हुकूमत एक ऐसी बंदगली में खड़ी है जहाँ पे उनको अपोजिशन का काम या किरदार चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की जो तजावीज़ है उस पर भी हुकूमत रजामंद नहीं है, और वो ये कहते हैं कि इस तरह से नैब जो है वो टूथलेस हो जाएगा, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी इत्तलात ये है कि वज़ीर आज़म के पास जब तजावीज़ गई थी और ख़ुद जो हुकूमत ने भी प्रपोज की थी वो भी जब उनके पास गई तो वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। यानी हुकूमत चाहती है कि तजावीज़ मानी जाए और कानून में तब्दीली हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर जो है वो खुश नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब इसके ऊपर बात कर रहे थे, बाबर अवान साहब कर रहे थे, और उनके पास जो मुसवदा था वो हुकूमत को उन्होंने अपोजिशन को पेश भी किया। इसके ऊपर अब क्या होगा, जाहिर है कि अपोजिशन कितनी उनकी मदद कर सकेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरी तरफ आपसे थोड़ी देर पहले बिलाखिर वो हो गया जो कि बड़े दिनों से नहीं हो रहा था। बिलावल भुट्टो लाहौर भी गए, वो मुलाकात करना चाहते थे शहबाज साहब से, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहरहाल वो मुलाकात नहीं हो सकी, मरियम बीबी से उनका राब्ता नहीं हो सका था। और आज बिलाखिर कल जब मौलाना की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो आज बिलावल साहब भी जो है वो अचानक लाहौर पहुंचे और उनकी भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई। और अब ये तय पाया है कि ईद के फौरी बाद APC और उससे पहले रहबर कमेटी जो है वो तय करेगी मामलात को, और सारे मामलात को लेके आया जाएगा। और यूं महसूस होता है कि वो एक एजेंडा जिसके ऊपर अपोजिशन काफ़ी देर से एक दूसरे के साथ एक सफ़े पे नहीं बैठ आ रही थी और वो तैयार नहीं हो पा रहा था, वो तैयार होता दिखाई देता है। यानी हुकूमत गिराने का, मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाने का, इन हाउस तब्दीली की तरफ लाने का, और ये तमाम एजेंडा बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के ये पेश किया जाएगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, जो कि ईद के बाद होगी, और उससे पहले रहबर कमेटी में भी ये मामलात आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अब से थोड़ी देर पहले क्या कहा, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पंजाब की सबसे बड़ी और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी बड़ी सियासी जमात है, उनका मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी था। क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, वो ज़रा देख लीजिए। इस इनकॉम्पिटेंट सिलेक्टेड हुकूमत के ये अब बस की बात नहीं है हालात को सुधार सके, और इसलिए ये हमें खुशी से नहीं लेकिन ये एक जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसकी बना पर कहना जरूरी हो गया है कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और मजीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी खतरे से कम नहीं है। अब मजीद किस तरह से नहीं रहेगी, उसके लिए अपोजिशन क्या एजेंडा तैयार करेगी, क्या लाए अमल होगा, उसका एक इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये कहा कि हम धरना नहीं देंगे, बल्कि हम जब मार्च के लिए निकलेंगे तो उसके साथ ही हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये बात बिलावल साहब ने कही है। लिहाजा लगता है ऐसे कि अपोजिशन के कार्ड्स के ऊपर जो है वो लॉन्ग मार्च भी है, वो धरना भी है, और हुकूमत को घर भेजना भी है, मिड टर्म इंतखाबात भी है, और इन हाउस चेंज की तरफ भी जा सकते हैं। फाइनल एजेंडा ईद के बाद है, क्या होगा क्या नहीं इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली है और इंटीरियर कमेटी के रुकन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं और उसके साथ साथ फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मेंबर भी हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब आपका भी। और राना तनवीर हुसैन साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन लोगों में से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्काइप पे में ज्वाइन करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगा साहब आपके पास आते हैं, जितनी देर में राना साहब से हमारा रब्ता होता है, ये बताइएगा कि अभी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि एक एजेंडा जो है
उसके ऊपर अपोजिशन तैयार हो रही है। इससे पहले मुत्तहिदा अपोजिशन एक ख्वाब था, आपको लगता है मुत्तहिदा अपोजिशन ताबीर पालेगा, ये ख्वाब बन जाएगी मुत्तहिदा अपोजिशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आसमा शिराजी साहब, ये जमहूरियत के लिए और जमहूरियत का ये हुस्न भी है कि पॉलिटिकल वर्कर जदोजहद करे, और ये उसकी एक कड़ी है। अगर आप समझती हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तबीयत की ख़राबी की वजह से, जिसमें आई रुकावट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम इससे बहुत पहले चाह रहे थे, और बहुत सी चीज़ें हाउस में ऐसी हैं जिस पर अगर हम एक पेज पे होते हैं और चीज़ों को इस तरीके से जिससे आज हम लेके चल रहे हैं, शायद बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को हम लाइन पे ले आते हैं। जिस तरह आपके इंटरव्यू में आपने बात की, हम देखें एक बात तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम वो हरबे इस्तेमाल करेगी जिससे गवर्नमेंट को लेंथ सही करें, और अगर गवर्नमेंट को हटाने की बात हो, मिड टर्म इलेक्शन हो, जो भी हो, लेकिन जमहूरी तरीके से, गैर जमहूरी तरीका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जहर कातिल हम समझते हैं। और जमहूरी तरीका ये होगा कि आपके एहतजाज के बाद हुकूमत खुद ही घर चली जाए, या इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ दें, नया इलेक्शन हो जाए, या आप तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि हम हर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जमहूरी तरीके से, अगर किसी की सोच में या किसी की इन तमाम बातों से ये तासुर जा सकता है कि हम किसी ऐसे पार्ट का हिस्सा बन जाएं जिससे समझते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को, अपने हरीफ को गिराने के लिए, हम अपने हरीफ को गिराने के लिए अपने किरदार से नीचे नहीं गिर सकते। अच्छा, ठीक है। अपने जमहूरी तर्ज, क्यों इस जमहूरियत के लिए हमारे कायदीन ने अपनी जानों का नजराना दिया, जो कि ग्राउंड पर मौजूद है, और तारीख इस चीज की गवाह है कि हमने कभी भी हर तकलीफें सही है, वो आज भी सह रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात जो आगा साहब ने की, राना साहब, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप दोनों जमातों ने एक दूसरे को 5-5 साल पूरे करने दिए, और ज़ाहिर है कि मिसाके जमहूरियत भी था। आप ये कहते थे कि जिस तरह का भी इलेक्शन है, दोनों खुश नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद खास करके पीपल्स पार्टी खुश नहीं थी पिछले इलेक्शन से जिसमें आपकी हुकूमत थी, लेकिन 5 साल उन्होंने पूरे करने दिए आपको। क्यों ऐसा ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो घर भिजवा दी जाए? देखिए, पहले तो मुझे नहीं, मेरा क्योंकि ये स्काइप पे मैं था तो बीच में गड़बड़ होगी, मुझे सारी बैकग्राउंड का तो नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब के लिए 2 साल जो गुजरे हैं, आपको याद होगा कि जिनकी गवर्नमेंट आई तो पीपल्स पार्टी और हमने बरमला कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, कुलम गुलाम हमारे लीडरान ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब ने, शहबाज साहब ने, और बाकी हम सब ने बारी बारी ये बात की कि आपके साथ हम तावन करेंगे, आप आगे बढ़े। हमें इससे गंदा इलेक्शन शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना हुआ हो। इलेक्शन क्या था, ये सिलेक्शन थी, बल्कि हमारे तो एक कैंडिडेट कहते थे कि वोट दे ना दे, मेरा तो नोटिफिकेशन होना है। ये बिल्कुल मैं ऑनेस्ट टू गॉड कह रहा नहीं हो, वो छोड़े उसको। इन्होंने कमेटी बनाई, वो कमेटी हेडेड बाई परवेज खट्टक, वो ना चली, वो जिस तरह इन्होंने उसको हमें खज्जल खराब किया। लेकिन हमने कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ज्वाइन ना करें, ओथ ना लें, लेकिन सारी चीजों को बुलाए ताक रखते हुए हमने उसको ओथ भी लिया और इनको कहा कि आप चलाएं और अपने जो वादे हैं वो पूरे किए करें और अवाम को रिलीफ दें, मुल्क को आगे लेके चले। लेकिन 100 दिन हो गए, फिर 6 महीने मांगे गए, फिर साल मांगे गए, फिर 2 साल मांगे गए, अब कहते हैं जी 3 साल हमें। लेकिन हमें कोई अवैध नहीं, 5 साल पूरे करें, लेकिन मुल्क का हुलिया तो ना पुराने। अब मुल्क का ये हाल है कि पाकिस्तान जो है उसकी, मैं कहता हूँ, कोई अदारा, कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें तो नजरी नहीं है, जो डाउन द ड्रेन नहीं है, या चाहे गवर्नेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे लोगों की आम जिंदगी हो, वो आपके सामने है सारा कुछ जो इन्होंने किया है। और सिर्फ एक ही घबराना नहीं, अब अपोजिशन का ये फर्ज है, ये उनका सिर्फ मॉरली फर्ज नहीं है, बल्कि ये एक रोल है अपोजिशन का कि अब वो उस रेंज पे पाकिस्तान पहुंच गया है जहां से आगे हमें खुदा न खास्ता इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं लगती। और इकोनॉमी अगर सस्टेनेबल नहीं होगी, रहेगी, जो कि नहीं है इस वक्त, तो फिर पाकिस्तान। तो राना साहब, नून लीग इसके लिए तैयार हो गई है सर, क्योंकि अब से पहले मेरी बात फिर सुन लेना। जी सर। बात यह है कि फिर
हमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि अगर इसको हम टाइम और दें तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी और हादसे का शिकार ना हो जाए। लोग हैं वो बिल बुला रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ जमहूरी तरीके से, बिल्कुल हमारा तो ये एक पीएम हम फ्रेश इलेक्शन, क्योंकि जो प्रपोजल्स हैं नेशनल गवर्नमेंट का जो ऐसे ही जो विस्परिंग होती है या -1, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है पीएमएलएन, लेकिन एक बात जरूर है कि हम चाहते हैं फ्रेश इलेक्शन हो, ताकि एक फ्रेश मैंडेट के साथ चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे पीटीआई हो वो आगे बढ़े और मुल्क को लेके चले अपने मंशूर के मुताबिक। लेकिन अगर इनसे जान छूट जाए, विद हाउस चेंज आ जाए, कोई गवर्नमेंट बन जाए जिसका हम हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन सपोर्ट हम जरूर करेंगे उस प्रोसेस को जो डेमोक्रेटिकली। अच्छा, लेकिन अच्छा मैं इससे पहले कि अंदलीब के पास जाऊँ, रान साहब आपसे सवाल, ये जो कंसेंसस गवर्नमेंट की बात हुई थी या इत्तफाक राय की, आपको याद होगा कौमी हुकूमत की बात, ये आपके ही कुछ रहनुमाओं की तरफ से ये बात आई थी। इवन ये बात शहबाज शरीफ साहब ने भी कही, शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कही, एहसन इकबाल साहब ने भी कही। तो अब आप कहते हैं कि नहीं, कोई कौमी हुकूमत की बात नहीं है, सीधा मिड टर्म इंतखाबात यही है। आपको तो नहीं कह सकता कि नहीं आप गलत कह रही हैं, लेकिन मैं शायद खान ने बात की थी, लेकिन बाकी शहबाज साहब का मैं आपको दावे से कहता हूं कि ना ये कभी प्रोग्राम कर रहा है, ना उन्होंने कभी बात की है। उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमिक कहा था कि जो इकोनॉमी चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम कर लें, उसका नेशनल गवर्नमेंट से तल्लुक नहीं था। वो ये था कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी हो जो कंटिन्यूटी की रहे, जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, हम आए, वो एक ऐसी पॉलिसी इकोनॉमिक हो जो कंटिन्यूटी से ही पाकिस्तान मुल्क आगे जा सकता है। वो बात की थी जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने किया हुआ है। बाकी एहसन इकबाल ने नेशनल डायलॉग की बात की कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, अदारों को भी उसमें शामिल होना चाहिए, जो मुख्तलिफ अदारे हैं जिस तरह तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात की थी, मगर ठीक बात की थी, उनका अपना देन होगा, लेकिन ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। दुरुस्त सर, डिसीजन ये है कि अगर कोई चेंज आती है तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन उसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे, बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेंगे उस गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। गवर्नमेंट से जान चुके। राना साहब, आप अपनी जमात के सीनियर तरीन लोगों में से हैं और हमें पता है कि डिसीजन मेकिंग में भी हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई -1 नहीं होगा, सीधा इलेक्शन होगा, तो अंदलीब इसका तो मतलब ये है कि अपोजिशन अगर कोई होता है तो हम उसमें -1 में जो भी रिजल्ट निकलता है उसका हम वेलकम करेंगे उसको, क्योंकि बाकी हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, ये हमारा एक डिसीजन है। बाकी जो भी उसके लिए पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन के लिए रजामंद है कि नहीं, अभी इस पे हम जरूर आगा साहब से पूछेंगे, लेकिन अंदलीब पार्टी के पास सारे ऑप्शन हैं, उनका तो यहाँ बैठा हुए हैं आगा साहब, लेकिन उनके साथ सारे ऑप्शन हैं। वो -1 भी वो चाहते हैं गवर्नमेंट से, नंबर 1 एक ही उनका। अच्छा रान साहब, गवर्नमेंट से भी पूछिए ना कि वो आप भिजवाने को तैयार है, वो जाने को भी तैयार है कि नहीं। अंदलीब, अपोजिशन कह रही है कि हमने आपको भिजवाना है और वक्त आ गया है और ईद के बाद खुशखबरी है, बिलावल साहब भी फरमाए। तो क्या आप, मैं कहता हूँ ठीक, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं जिन मुल्कों में, वो खुद रिजाइन कर देते हैं। अच्छा अंदलीब, क्या खुद रिजाइन करेंगे वजीर आजम? क्या खुद रिजाइन करेंगे वजीर आजम? हस्मा, ऑपोजिशन को बिल्कुल हक है और ऑपोजिशन का काम है कि वो बिल्कुल खड़ी हो। हम तो पता नहीं कब का कह रहे हैं, वो ये मौलाना फजलुर रहमान वर्जन 1 जो हुआ था, तब भी हमने इनको कहा निकलो, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा निकलो, उसके बाद उन्होंने खुद ही कह दिया कि दोनों निकलने को तैयार नहीं है और वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा धोखा दिया गया और वो सारा जो आपने देखा फिजल आउट हो गया। तो अब दोबारा कर रहे हैं। मैं इनको खुद हिम्मत बंधाती हूँ, मैं कहती हूँ जरूर निकले, मौलाना के कंधों पे निकले या खुद निकले। बट हकीकत ये है कि ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम में बैठ के बड़े आराम से कहा था, उन्होंने कहा जी क्या निकलना है, 100 बंदा नहीं हम इकट्ठा कर सके, और पता नहीं कितनी दफा ये रिपीट हुआ है। तो ये है इनकी जो पिछला अटेम्प्ट था, वो भी मौलाना फजलुर रहमान ने किया और ये बंदे नहीं प्रोवाइड कर सके, साथ खड़े हो गए। अब वो दोबारा रहबर कमेटी और APC और ये बन रहा है। मैं तो कहती हूँ कि जरूर करें, लेकिन -1 का ये जो सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि नून लीग का तो -3 पहले ही हो गया हुआ है। नवाज शरीफ साहब मिन्नतें करके बाहर भाग गए हैं,
लॉस्ट एंड फाउंड है, पता नहीं तलाशी गुमशुदा है। अच्छा, जो है शहबाज शरीफ साहब, उनको बिलावल खींच के और मौलाना फजलुर रहमान खींच के बिल में से बाहर लेके आए हैं, वो आने को तैयार नहीं, उनका पहले -3 हो चुका है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये ऑपोजिशन, और आज तो इतना दुख हुआ असेंबली में, इट वाज, और मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी थी एंटी नारकोटिक्स की, कि इन्होंने नेशनल जो एक इशू है बहुत बड़ा फैटिफ का, जिसमें इन्होंने धकेला, पीपल्स पार्टी ने ग्रे लिस्ट पे डाला, इन्होंने ग्रे लिस्ट पे डाला, इनकी वजह से हम वहां हैं। 4 बिल्स होने हैं, ये एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान पे डाल के, हमारे जिम्मे डाल के गए। 4 बिल्स पीपल्स पार्टी ने नेगोशिएट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी, फिर हम साइन करेंगे। मैं ख्याल उन्होंने भी ग्रे में डाला और पीपल्स पार्टी ने तो ब्लैक से निकाला था, जहां तक मुझे याद है। लेकिन ठीक है, मैं ब्रेक के बाद पूछ लूं आपसे। सॉरी, लेट मी करेक्ट यू। पीपल्स पार्टी ने आपका 2012 से आप 15 में दोबारा गए, you were in grey list, 2017-18 you were again in grey list, 2 दफा इन दोनों की हुकूमतों में listed। अंजलिब रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, ऐसा नहीं है। ये रिकॉर्ड से आज असेंबली में रिपीट हुआ है पहली बार। पीएमएल तो ग्रे में लाई थी, पीपल्स पार्टी कहती है हमने ब्लैक से निकाला था हमने। और ये आगा साहब भी ये कह रहे, कल मैंने शहरी को सुना था ये बात कहते हुए। और फ्लोर पे तो आप जो कहती हैं, जो आपकी 2015 तक ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान। अल्लाह अकबर। 2012 में कौन था? अच्छा, मैं भी चेक कर लेती हूँ इसको, ठीक है, मैं भी चेक कर लेती हूँ। मेरी याददाश्त में जो मैंने सुना है वो ये कि वो कहते हैं जी ग्रे लिस्ट में था, फिर ब्लैक में गया, फिर ब्लैक से निकाला, फिर ग्रे में आया, और फिर ग्रे में ही था जब आपकी गवर्नमेंट में ब्लैक पे गया था। बहरहाल इसको हम ब्रेक में डिस्कस भी कर लेते हैं, सोच भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फौरन आते हैं और इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि अगर अपोजिशन ये सोच रही है कि वो अब इकट्ठी होकर हुकूमत को घर भिजवा सकती है, तो उनके इस दावे के पीछे या इस एफर्ट के पीछे वो एक सफ़ा क्या है जिसके ऊपर, और उस पर क्या तहरीर है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले थोड़ी सी बहस हो रही थी ग्रे लिस्ट की और ब्लैक लिस्ट की। बहरहाल पाकिस्तान ज़ाहिर अभी भी ग्रे में है और कोशिश है कि वाइट में आ जाए, ब्लैक में नहीं है पाकिस्तान, लेकिन 2008 में शायद ब्लैक में था। ये थोड़ा सा बहरहाल अब थोड़ा कन्फ्यूजन इस पर क्लियर हो गया। लेकिन आगा साहब जो हम बात कर रहे थे कि मौलाना की जैसे बात की अंदलीब ने, कि बात तो ठीक है, पीटीआई ठीक कहती है कि मौलाना ने कहा कि जी आप सब लोग आ जाएं, पीएमएलएन भी उस वक्त शरीक उस तरह से नहीं हुई, पीपल्स पार्टी भी नहीं हुई, तो अब ऐसा कौन सा मुआवजा हो जाएगा कि आप सारे इकट्ठे होके हुकूमत को तब्दील कर पाएंगे? देखें, हम मौलाना साहब के साथ जितनी हमारी कमिटमेंट पहले की थी, और वो कमिटमेंट जितनी हमने कमिटमेंट की थी उतनी ही हमने उनको होप दी, तो उतना ही हमने साथ दिया था। हमने ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस उनको नहीं किया था। आज हम अगर ना चाहें तो 22 करोड़ अवाम हमें कर नहीं बैठने देगी। आज की सिचुएशन ये है कि आप लाहौर में चेक कर लें, अभी भी अपने किसी भी आप नुमाइंदे को भेजें कि लाहौर में मुख्तलिफ चौकों पे बैनर आवेजा कर दिए कि शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर हमें बेरोजगार करने का। तो अब हवामा में नहीं छोड़ रही है, अब अवामा में घरों में नहीं छोड़ेगी। अपोजिशन को हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये पार्लियामान के अंदर हम इनको लेम लाइन पे लेके आएं और कोशिश करें कि इनसे ऐसे काम लें जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। लेकिन आगा साहब तब्दीली ऐसे तो नहीं आती, आपको पता है हमेशा से तब्दीली जहां से आती है इशारा होता है, तो आपको लगता है कि इशारा है कि जिसके बाद तब्दीली होगी? देखें, एक बात तो तय है कि इशारे पर अगर हम हुकूमतों में हटाएं और लाएं तो फिर हमारी और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। सिर्फ ये इनको क्रेडिट जाएगा, ये हमसे थोड़े से बदतमीज़ ज़्यादा होते हैं, गालिम गलोच ज़्यादा कर लेते हैं, फिर हम भी पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये जहर का घूंट पीपल्स पार्टी ले सकती है, जब कि ये प्रूफ है, हिस्ट्री ये कहती है कि जब आपके क़यादत ने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने के बजाय जानों की कुर्बानी दी, अगर मोहतरमा ना एस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेती तो ना ये अटैम्प होता, ना इस तरह का ये सारा केस होता, और इस मुल्क को इतना नातलाफी नुकसान ना होता। ये तो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रीत है और यही उनकी पार्टी की हमारी बेस है। तो अब आप पब्लिक पावर से कह रहे हैं कि आप तब्दीली लेके आए। हम कहते हैं कि एक इजी सी बात है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम की अदालत में हम जाएंगे। अवाम चाहती है कि इस टाइम हम इनकी नुमाइंदगी करें हाउस से निकल के रोडों पर और पाकिस्तान की हर गलियों में, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। अच्छा, अब राना साहब, ये तो पंजाब के बगैर तो मुमकिन नहीं है, और अब तक जाहिर है कि पीएमएलएन कोई कमिटमेंट नहीं कर रही थी। अब अगर पीएमएलएन कह रही है कि ठीक है ईद के बाद हम बात करेंगे और हम मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसका क्या एहतजाजी तरीका होगा या कोई और तरीका भी है? देखिए, पहले तो मैं आसमा एक बात क्लियर कर दूं, जो आगा साहब ने बात क्लियर थोड़ी सी की है कि राणा साहब ने अब की दफा और पहले फर्क मैं बता दूं, जो आपने पूछा कि अब की दफा क्या होगा। पहले राणा साहब ने यूनिलैटरली एक अनाउंसमेंट कर दी है, जलसा किया शायद डेरा इस्माइल खान में, तो वहां पे उन्होंने कहा कि जी मैं निकलूंगा और ये कर दूंगा। फिर उन्होंने 9 जलसे लगातार किए मोबिलाइज करने के लिए कोयटा, बड़े बड़े शहरों, और जब सारी मोबिलाइजेशन कर ली तो फिर दे कम टू अस कि जी ये मेरा प्रोग्राम है। अकेले उन्होंने, ये सबको पता है कि अकेले फैसला किया। तो हम मीटिंगें करते रहे, मैं भी मीटिंग में था, 2-4 मीटिंगें हुई, तो हमने कहा कि आपने एक फैसला किया है, तो अब हम कहते हैं आपके जी 15 नवंबर या कौन सी डेट थी, सितंबर, या आप चलें 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं, ना हमारे वर्कर्स को पता है ना मोबिलाइजेशन है, तो ये हमारे मुताबिक ये कोई प्रोग्राम ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे तो कुछ मांगते ही नहीं हूँ, ना आपको कुछ कहता हूँ। फिर दूसरा हमने कहा कि धरना शरना हम उसके हक में नहीं है, तो हमारी तो पीटीआई वाली सियासत नहीं है कि धरना दें। तो उनके साथ में कट इट शॉर्ट कि बात ये हुई कि जी उन्होंने कहा कि जी हमें इतना दामन दें कि जब मैं गुजरूं कराची से शुरू करूंगा तो पंजाब में मुझे वेलकम करें और वहां जलसे तक चले। तो हमने कहा ठीक है। फिर आस्ते आस्ते डेट भी चेंज होती रही और फिर आस्ते आस्ते उन्होंने कहा कि शायद मैं धरना मैं भी ना दूं। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद जो है उनके साथ सारी बातें कन्वे करते रहे। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, ठीक है, जो पढ़ के सुनाया गया और लेटर मौलाना साहब को पेशावर में पहुंचाया गया, जो आपको याद होगा। जी बिल्कुल। और वहां उन्होंने सारा मीडिया के पास भी वो लेटर आया जिसमें क्लियर कट था कि हम जलसे की हद तक साथ देंगे, उसके आगे धरने में नहीं बैठेंगे। आपको अगर याद हो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो भी लायमल होगा, मैं आपको समझ आ जाएगी आपकी बात को, आपको समझ आ जाएगी। तो हम चले। ये जो बात दलीप साहब कर रही हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा 100 बंदा नहीं निकलता, मैं आपको अनोथ कह रहा हूं कि मौलाना साहब ने मेरे हल्के में, क्योंकि लाहौर सबब मेरा हल्का है, लाहौर निकलते ही आपको पता है शदरा के आगे मेरा हल्का है, तो मौलाना साहब ने 10 बजे का टाइम दिया था। तो 10 बजे मेरे हजारों की तादाद में लोग मरीद के तक खड़े थे। ये रात 9 बजे आए हैं और उन्होंने बात देखे बकाया दोपहर सब हजारों लोगों को खाना खिलाया और बैठे रहे हजारों लोग। मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ, और इतने घंटे बैठे रहे सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। अच्छा, पब्लिक तैयार थी और पब्लिक अब भी आपके ख्याल में तैयार होगी? अच्छा, ये बात रही, लेकिन हम समझते हैं प्री मैच्योर उस वक्त था सारा कुछ। तो अभी आपको लगता है कि टाइमिंग सही है? एपीसी लेवल पे जब फैसला होगा, इकट्ठे मिलके करेंगे, ये हमारा इज्तिमाई फैसला होगा, जॉइंट अपोजिशन का फैसला होगा, जो भी होगा ये किसी सिंगल पार्टी का नहीं होगा। तो अभी अंदलीब यही बात जो कि वो कर रहे हैं, एक तो जाहिर है आपकी इत्तेहादी जमातें, आपके पास नंबर कौमी असम्बली के अंदर भी मुश्किल पूरा हो रहा है, आपके पास महंगाई इतनी है। आज भी काबीना के अंदर शेख रशीद साहब जो है उन्होंने कहा है जी 11 आइटम्स होते हैं अवाम के खाने पीने के, वो बहुत महंगे हैं, अवाम की पहुंच से दूर हैं, आप बचें अवाम से कि वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं। तो ऐसे कैसे फिर तो पब्लिक सपोर्ट होगी अपोजिशन के साथ? देखिए, ये अभी बजट पे क्या हुआ, एतजाज अहसन के मेरे साथ इंटरव्यू में थे, उन्होंने कहा जी बजट के ऊपर इतनी इनकी इंसल्ट हुई क्योंकि इनके बंदे ही पूरे नहीं थे, अपने बंदे पूरे नहीं थे। पिछली दफा 20 से हम जीते थे, इस दफा 41 से जीते। उससे पहले सेनेट में क्या हुआ, उससे पहले धरने में क्या हुआ, वो सारी आप इनकी हिस्ट्री देख लें। अगर ये स्ट्रीट पावर नहीं है तो इनके पास असेंबली पावर भी नहीं है। इनके अपने बंदे जो है वो आके हमारे लोगों से मिल रहे हैं। तो ये तो हकीकत है, आप सब रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि जरूर करें अगर इन्होंने जिंदा रहना है, बिकॉज खासकर नून लीग का बहुत बड़ा मसला है।
जब भी ये इक्तदार में नहीं होती, इनकी लीडरशिप भाग जाती है और इन जैसे लोगों को आगे कर जाती है। इट इज टाइम कि ये पुश करें और अपने लीडरों को बाहर लेके आए, बिकॉज जब तक लीडर बाहर नहीं निकलेगा आगे नहीं चलेगा। पीछे इनकी ना इनकी अपने वर्कर्स चलेंगे ना कौम चलेगी। इनका मसले अपने हैं, अपने दरमियान में इनके मसले हैं, बिकॉज इनको आदत ही नहीं है यहाँ लड़ने की, जिद्दोजहद करने की। जब इक़्तिदार से निकलते हैं ये बाहर भाग जाते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल इस पे अंदरूनी इख्तलाफात पे तो हम बात करेंगे। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जो दिलीप कह रही थी उस पर भी बात करेंगे, और ये भी कि पीटीआई कहती है कि हमारे से नून लीग राब्ते कर रही है और नून लीग दावा कर रही है कि पीटीआई के अरकान असम्बली उनसे राब्ते में है। तो ब्रेक के बाद ज़रूर पूछेंगे पीपल्स पार्टी से भी और उनसे भी कि कौन कौन किस किस के राब्ते में है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो हमने पूछना है कि पीटीआई के कितने लोग पीएमएलएन से और कितने पीएमएलएन के पीटीआई से राब्ते में। लेकिन आगा साहब, आज बड़ी इंपॉर्टेंट, चूँकि आप इंटीरियर कमेटी में भी हैं, ये जो फैटफ के ऊपर अब मशरूत था ये नैब के साथ मामला, इसका मतलब है कि अब ये कानून नहीं बन पाएगा और आप लोग सेनेट में उसको फेल भी कर सकते हैं, डेडलॉक भी है। देखिए, एक तो बड़ा कैटेगरी क्लियर मैं कर दूं कि ये परसेप्शन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है कि हम चाह रहे हैं कि इसको नैब के साथ नथी करें। नहीं, क्योंकि एक बात बता दूं आपको, जो ये कानून हमने आज भी मैंने असम्बली पे उसमें कमेटी में कहा कि खुदा के लिए एक ही दफ़ा बता दें कि आपसे उनकी डिमांड क्या है और वो आपसे क्या मांग रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं। इन्होंने अब ये जो कानून साजी कर रहे हैं, इससे आपको एक बात बता दूं कि जमहूरियत को ख़तरा है ये ग्रे और ब्लैक के चक्करों में। क्योंकि आपको मैं ये रिकॉर्ड पे रखिएगा ये बात कि ये नैब शेप कुछ नहीं है जो अब बनाने जा रहे हैं, उसके लिए फिर उसके बाद ये कौम के वो रोएगी। वो कानून साजी हो रही है कि तबाही कर रहे हैं, तबाही। फिर आप भूल जाएं, और फिर ये जो अपोजिशन है ना, ये अगर इस पर समझौता खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने किया तो फिर ये भूल जाएं कि इस मुल्क में कोई जमहूरी बात कर आप इसके लिए आखिरी हद तक जाएं। मैं मेरी पार्टी बिल्कुल आखिरी, क्योंकि ये क्लियर है कि मतीउल्लाह जान फिर फतेह जंग में नहीं मिलेगा, फिर आपको कहीं और ही मिलेगा। और फिर सिर्फ मतीउल्लाह जान नहीं होगा, फिर आपको बहुत से लोग मिलेंगे और बहुत गंद होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आगा साहब कह रहे हैं। लेकिन राना साहब, ये जो एक तरफ ये है, नंबर्स की भी बात हो रही है, सेनेट के अंदर आप इसको मुस्तरद कर सकते हैं, आप लोगों की मेजोरिटी है और जाहिर है आपके बगैर हो नहीं सकता। तो फिर क्या आपको लगता है कि कुछ अरसे के अंदर, 1 महीने की लिमिट है, उसके अंदर ये हो सकेगा? और साथ में ये भी बता दें कितने लोग आपकी तरफ आ रहे हैं पीटीआई के? देखिए, पहले जो आगा साहब ने बात की है, मैं उनसे 100% मुत्फिक हूँ कि ना तो हम किसी नैब शैब को इसके आड़े लाते हैं, लेकिन हमने उसको ज़रूर स्टडी किया है कि वो एक नैब की दूसरी शक्ल जो उससे भी बुरी है, उसमें कुछ ऐसी शिकें हैं। जो बात अभी बड़ी क्लियरली उन्होंने बताया है, मैं भी समझता हूँ कि फैटफ वाले या जो ये कहते हैं वो ये कभी नहीं हो सकता कि वो ये कह रहे हैं कि आप ड्रैकोनियन ला बना दें। ये तो जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है या दूसरी बात है, वो तो और तरह भी कवर हो रही हैं और इसमें भी कवर हो सकती है। लेकिन इसमें तो बहुत आगे जाके अगर सलीस बात करूं तो एक रसीद चाहिए सिर्फ किसी मनी चेंजर से, अच्छा, या किसी के नाम, तो आपको पकड़ लेंगे, बस बात खत्म होगी। अच्छा, दूसरा ठीक है, तो आप लोग रेजिस्ट करेंगे, लेकिन सर नून लीग में कितने लोग आने को तैयार है? पीटीआई क्या उनकी है वो देखते हैं किस तरह करते हैं, बजाय हमारी बात सुनने के, बजाय हमें बताएं कि उनकी डिमांड क्या है फैटफ की, क्लियर कट हमें बताया ना कि ये उन्होंने लिखा हुआ है कि ये करें जी, लेकिन वो तो हमें बताते नहीं है। बाकी रही बात के जो हमारे राब्ते हमें उसमें कोई नहीं। हमने तो लास्ट ईयर में जो हमारा 18 का साल था उसमें ग्रे पे बड़ा मंडला रहा था ब्लैक। तो रान साहब, टाइम कम है, कितने लोग आपकी पार्टी में आने को तैयार हैं ये बता दें सर क्विकली। पार्टी में तो खैर पता नहीं नून का पंजाब में कितने लोग ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और कई तो बहुत हल्फन कहते हैं कि हम तंग हैं और खुदा के लिए कुछ करें। अच्छा, तो उसमें भी तो हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कल को कोई, क्योंकि कुछ जिस तरह सेनेट में हुआ था सीक्रेट बैलेट था, ठीक, तो वो उस पे आप नहीं कर सकते। लेकिन अंदलीप, ये नंबर्स गेम है, सही। अगर इन हाउस चेंज की तरफ चले जाते हैं अपोजिशन, तो फिर आपके पास नंबर्स पूरे हैं।
नहीं, नंबर तो अभी मेरी थोड़ी बात सुन ले। सर। अक्सरियत इनकी ना इधर है ना पंजाब में है। ठीक है, ये उधार चल रहे हैं क्योंकि कुछ लाइज ऐसे हैं जिनके साथ चल रहे हैं। पंजाब में भी इनकी अक्सरियत नहीं है। ओके अक्सरियत ओके तो हमारी ठीक। अंदलीब जो अंदलीब सिंगल मेजॉरिटी पार्टी वो पीएमएलएन थी। अंदलीब प्लीज हमने आप इनको KPK ठीक। मेरी आसमा बात सुन लें। हमारे पास ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं कि हमने केपीके में इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी 2013 में। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, इनको बनाने दे, गवर्नमेंट ने इनकी सिंगल मेजॉरिटी बनाने दी थी आपने, बिल्कुल। अच्छा अंदलीब, आप गवर्नमेंट वो कह रहे चेंज कर लेना, तैयारी क्या आपकी? पार्टी थी, ठीक तो ठीक इन्होंने नहीं बना, हमें सर, गवर्नमेंट बनाने रान साहब दी। पहले उनकी भी बात सुन ले। जी जी मतलब ये अंदलीब। कि वो हमें नहीं, कि वहाँ हमारी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी पंजाब में, अंदलीब। तो हमें तो ऑफर ही नहीं जी आप जी बनाए। अच्छा राना तो साहब, केपीके हमारे ये वैल्यूज हैं कि हमने 2013 में इनको अक्सरियत नहीं थी, मेजॉरिटी नहीं थी ठीक। असेंबली में। अच्छा लेकिन जी इनकी अंदलीब जी सिंगल प्लीज majority आप कमेंट करें, फिर मैं क्लोज करूं प्रोग्राम। जी देखिए बात सिंपल है। एक महीना अभी हुआ है, इनके 112 बंदे पूरे नहीं हुए बजट में। आप सोचें 112 बंदे आए नहीं, जो हैं इनके साथ वो भी नहीं आए अभी, ये एक महीना पहले जो हुआ है। और पहली बात तो ये है। फैटफ पे आपकी पार्टी का क्या है, वो सारे कवानीन हो जाएंगे? मुझे बड़ा ही दुख है क्योंकि फैटफ एक चीज पे बना हुआ है, आप अभी रिसर्च करा लें, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग बंद करने के लिए। क्योंकि इन्होंने टीटियां भेज के मनी लॉन्ड्रिंग कर करके मुल्क से हशर हो गया है। अब इनको ये डर है कि ये फैटफ का लॉ आ जाएगा तो मनी लॉन्ड्रिंग जिसकी बेसिस पे सारा मुल्क चलता रहा है, जिसकी बेसिस पे इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला, वो आप रिपोर्ट पढ़ लें। ठीक उस है। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 5 साल में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे कानून साजी नहीं सही की। अच्छा उसमें लिखा हुआ है कि ये टेरर फाइनेंस। अच्छा, इसके ऊपर एक और प्रोग्राम रखते हैं आगा साहब, क्योंकि ठीक बहुत शुक्रिया अंदलीब, अभी करनी है इस पे कानून साजी, लेकिन अपोजिशन के बगैर नहीं हो सकती, ये बात तय है। और अपोजिशन के ऊपर ये अगर कहा जा रहा है कि वो मशरूत कर